हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे सप्लाई के चैप्टर को आगे कंटिन्यू। अभी तक हमने देखा है इसकी डेफिनेशन को, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कुछ एग्जांपल्स को, जिसकी वजह से हमें और क्लियरिटी आती गई कि सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। सो गाइस याद करें पहली वीडियो को जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था ध्यान से उन चीज़ों को जो चीज़ें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी, वो था गाइस शेड्यूल 1 के अंदर। अभी इस वीडियो में हम शेड्यूल 1 ही शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर बनता है परमानेंट डिस्पोजल या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, तो उस केस के अंदर भी इसको सप्लाई ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या फिर बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एंड एट द लास्ट हम देखेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रिलेटेड। सो इस वीडियो में गाइस थोड़े से पॉइंट ये काफी डिटेल्ड में आ जाते हैं, ठीक है। काफी ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद इसकी एनालिसिस में अगर हम जाएंगे तो काफी डिटेल में है, काफी डेप्थ में है चीजें। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन 2 पॉइंट्स को। सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, एंड सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई को समझने के लिए कि इन दोनों के बीच में सप्लाई कैसे डील होने वाली है, हमें समझना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जो कि यहां पर डिफाइन किया गया है अच्छे से। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सो यहां पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन अपना बिजनेस बिना कंसिडरेशन के बेचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक भाई अपने भाई को बिजनेस दे सकता है अपना, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वो अपना बिजनेस अपने भाई के नाम कर रहा है, तो उस केस के अंदर जरूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन लेगा, बट वो बिजनेस डिस्पोज हो रहा है। अब यहां पर ये कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आते हैं, लाइक जीएसटी इस पर क्यों लगाना पड़ा? तो गाइस द पॉइंट इज कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप बहुत सारे उसमें इनपुट्स लगाते हैं, कैपिटल भी और गुड्स भी खरीदते हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको एक आईटीसी मिलता है। तो अगर आपने वो आईटीसी अवेल कर लिया है और आप उस बिजनेस को बेच देते हैं, तो गाइस वो इवेजन ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा कि आपने आईटीसी तो ले लिया बट आप आगे आउटपुट पे टैक्स नहीं पे कर रहे। तो इस चीज के लिए वेदर विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, अगर आप बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सो गाइस यहां पर यही चीजें दी गई है। सबसे पहले यहां पर बात की गई है कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए वो, ठीक है। टेम्परेरी से काम नहीं चलेगा, आप परमानेंटली अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, हमेशा के लिए अपना बिजनेस आप किसी को दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये चीज यहां पर लागू हो जाएगी। अब यहां पर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो देयर मस्ट बी डिस्पोजल, यानी कि आपने अपनी तरफ से आपके पास जो भी चीजें थी उसके रिगार्डिंग आपने वो चीज सामने वाले को दे दी है। सेकंड पॉइंट आएगी हमारे पास ट्रांसफर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, ठीक है, यानी कि डिस्पोजल होना चाहिए और वो डिस्पोजल परमानेंट होना चाहिए, और उस केस के अंदर आपने आईटीसी लिया होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस केस के अंदर वो सप्लाई के अंडर आ जाएगा, आप उसको एस्केप नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर बात कही गई है लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटीसी की ही वजह से यहां पर ये सप्लाई के अंडर आ रहा है। तो आईटीसी के लिए क्या बात की गई है कि डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा किन किन केसेस के अंदर। अगर गाइस सबसे पहली बात तो कि जो बिजनेस एसेट है उस पर आईटीसी या तो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड आईटीसी को हम पढ़ेंगे आईटीसी के चैप्टर में काफी डिटेल के अंदर, बट यहां पर एक तरह से आप ये समझ के चलो कि उसके लिए जीएसटी अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है, नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, उसके जीएसटी के अंडर उस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, किन किन चीज़ों कौन कौन चीज़ें ब्लॉक्ड हैं जिन पर आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, वो चीज़ें हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं पूरे आईटीसी के डेडिकेटेड चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि वो एलिजिबल ही नहीं है जीएसटी के अंदर आईटीसी के लिए। या दूसरा पॉइंट, एलिजिबल था बट आपने आईटीसी लिया ही नहीं है, तो जिस वजह से गवर्नमेंट, जिस वजह से ये जीएसटी काउंसिल आपको पकड़ना चाह रही है, वो आपने काम किया ही नहीं, तो ठीक है, बिना कंसिडरेशन के आपने दिया है तो ठीक है, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ध्रुव भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, he gives his old laptop being used in the business to his friend free of cost, ठीक है, वो उस लैपटॉप से अपना बिजनेस करता था, कोई सर्विस प्रोवाइड करता था, तो उसने अपना लैपटॉप अपने फ्रेंड को दे दिया। अब ये क्या होगा, दिस विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन लैपटॉप्स। तो गाइज ये चीज़ एक कॉमनली होता है ऑब्वियसली कि अगर आपने आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है और आप लैपटॉप से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उस पर आप आईटीसी जरूर लेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है और फिर आप किसी को बिना कंसिडरेशन के वो चीज़ दे रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्रेंड जिस जो अपना बिजनेस रन करता है। अब इस चीज़ को कैसे लोग कैसे एस्केप करना चाहते हैं कि अगर मुझे कोई लैपटॉप लेना है तो मैं उसको अप्रोच करूंगा कि यार अपनी फर्म के नाम पे तू लैपटॉप परचेज कर ले, तेरे को जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा और मेरे लिए वो लैपटॉप सस्ता पड़ जाएगा। तो वो अब उसके अकाउंट में उसके पैसे उसके अकाउंट के थ्रू पेमेंट राउट होएगी और फिर वो जो लैपटॉप परचेज करेगा उसको ऑब्वियसली उस पर आईटीसी मिल जाएगा, लैपटॉप मुझे फ्री में मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ लगाई है कि आप इस ढंग से ना करें, बिजनेस के नाम पे कोई चीज़ खरीद के किसी को फ्री में ना दे दें। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो सप्लाई के अंडर ही आ जाएगा, उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट वन आता है कि अगर एक एयर कंडीशन का डीलर है वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस परमानेंट ट्रांसफर कर देता है अपनी मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसका एसी का बिजनेस है, मोटर व्हीकल वो यूज़ करता है मे बी एसी डिलीवर करने के लिए या फिर अपने इधर डे टू डे जाने के लिए इधर उधर। तो आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। मोटर व्हीकल आगे हम पढ़ेंगे, मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने आईटीसी भी नहीं लिया तो हम उस पर आउटपुट पे भी आपको नहीं पकड़ेंगे। तो बात यह है कि इन एंड आउट वाला स्कीम है, ठीक है। अगर आप अंदर आए थे और आते हुए आपने आईटीसी पे पैसे बचाए हैं तो आउटपुट पे हम आपसे लेंगे भी। अगर ऐसा हुआ ही नहीं, आपने आईटीसी पे कुछ पैसे बचाए ही नहीं अपने, तो उस केस के अंदर ठीक है आउटपुट पे आपको नहीं पकड़ेंगे, आप चुपचाप सीधा सीधा निकल के जा सकते हैं। ओके अब बात आती है गाइज सेकंड पॉइंट, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डीम बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, जिसको स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन में 25 के अंदर, व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो गाइस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए, तो उस चीज के अंदर आ जाएगा ये। प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो गाइज ये जो रिलेशनशिप है ये पहले ही जीएसटी के परव्यू से बाहर हो जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो कुछ उसको पे कर रहा है, परक्विजिट्स दे रहा है, उसको फिटनेस क्लब की मेंबरशिप दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो चीज़ें हो रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो जीएसटी से बाहर है। बट जहां बात आती है गिफ्ट की गाइस, गिफ्ट एनफोर्सेबल नहीं होता। गिफ्ट के लिए आप जाके सीधा कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि मेरे एम्प्लॉयर ने गिफ्ट मेरे को प्रॉमिस किया था, उसने नहीं दिया तो मुझे वो गिफ्ट दिलवाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो गिफ्ट के केस के अंदर 50,000 तक ठीक है, आप एज एन अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दो, कोई बात नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा का उसको गिफ्ट दे रहे हैं तो उस केस के अंदर वो सप्लाई के अंदर आ जाएगा। ओके तो ये है सेकंड पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं अच्छे से कि क्या क्या यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है रिलेटेड पर्सन्स की। तो गाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर आपने पढ़ा होगा, एफआर के अंदर एक इंडेक्स है रिलेटेड पार्टीज के ऊपर, उसमें अच्छे से आपको बताया गया है कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज आपस में होती हैं बिजनेस के अंदर। तो वैसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कौन कौन होंगी? तो लीगल पर्सन होंगे, कोई भी लीगल पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन्स अगर वो पर्सन ऑफिसर या डायरेक्टर है किसी और के बिजनेस का। ओके सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है उनकी। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, तो रिलेटेड माने जाएंगे आपस में। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन्स होल्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल बी एंड सी है एक एंटरप्राइज, उनको कंट्रोल करता है एक ही इंसान ए, तो उस केस के अंदर वो बी और सी भी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ऐसा कुछ आपने एफआर के अंदर देखा होगा डेफिनेटली। फिर आता है हमारे पास वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली द अदर। ओके अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। Such other person controls a third person. Such persons are members of the same family, and one of them is sole agent, sole distributor, sole concessionaire of the other. यानी कि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है उसका काम, यानी वो एक ही एजेंट है, वही उसी चीजें बिकवा सकता है, वही इसके लिए काम ला सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। वो डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन बन जाता है। ओके तो यहाँ पर यही चीज़ें गई है। ये एक बेसिक सी बात थी, रिलेटेड पर्सन्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन है और वो बिना कंसिडरेशन के भी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर है, तो वो सप्लाई बन जाएगी। इतना सा पॉइंट था। अब आता है इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट जो कि है गाइज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। डिस्टिंक्ट पर्सन्स की अगर बात करें तो वो आता है हमारे पास सेक्शन में 25 के अंदर। ओके यहाँ पर क्या होता है, तो अगर इसको थोड़ा सा हम
ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो गाइज सबसे पहली बात तो एक बिजनेसमैन है, ओके, दिस इज अ बिजनेसमैन। इसने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना पैन नंबर लिया होगा, ओके। सबसे पहले पहला फैक्ट मैं आपके सामने एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, वो यही है कि एक बिजनेसमैन है विद अ पैन नंबर। अब इसने मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको मैंने एक बात बताई थी कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जब भी आप बिज़नेस करते हो। अगर आप उस थ्रेशहोल्ड में फॉल करते हो जो कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये इस टाइप की थ्रेशहोल्ड लिमिट्स दी गई हैं अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। अगर आप इस थ्रेशहोल्ड लिमिट में फॉल करते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड अगर आपने फॉर एग्जांपल आप इस पैन नंबर के अंडर आते हो और इस पैन नंबर के अंडर आपके 3-4 बिजनेसेस हैं और अगर आपका ये थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है एक जगह पे भी तो आपको बाकी हर जगह पे वो अगर उस पैन के अंडर जहां जहां आप काम कर रहे हो वहां पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो आई रिपीट अगेन कि ये पैन नंबर है, इसके बेसिस पे आप 3 जगह बिजनेस रन कर रहे हो। ये जगह आ गई थ्रेशहोल्ड से बाहर, यानी कि इसकी सेल पहुंच गई 50 लाख तक, ठीक है, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा जीएसटी का। अब क्योंकि ये इसी पैन नंबर से बिलोंग करता है तो इस पैन नंबर के साथ जो जो बिजनेसेस हो रहे होंगे वहां भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। अब एक केस ऐसा होता है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। पहली बात तो वो तो था अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर का आपकी स्टोर है, ठीक है, ऐसा कुछ काम है तो उसके अंदर अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। और दूसरा केस हमने डिस्कस कर ही लिया कि थ्रेशहोल्ड लिमिट ही आपकी क्रॉस नहीं हुई है, जो लिमिट्स दी गई हैं, रिस्पेक्टिव लिमिट्स दी गई हैं, उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं किया, आप रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल अभी नहीं करते, तो इन केसेस के अंदर आपको नहीं लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब एक और बात यह है कि हो सकता है कि आपका बिजनेस अलग अलग स्टेट्स में स्पैन करता हो। फॉर एग्जांपल हरियाणा में भी आपका काम है, यहाँ पर आपका कोई स्टोर है, और उत्तराखंड में भी आपकी फैक्ट्री है, ये भी आपकी फैक्ट्री है। अब हो सकता है कि आपको दोनों का रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। हो सकता है कि उत्तराखंड में फैक्ट्री ना होके एक लीकर शॉप है जहाँ पे अनरजिस्टर्ड रह जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ कवर की गई है कि एक ही पैन नंबर के अंडर अगर आपके डिफरेंट एंटिटीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर या सेम स्टेट के अंदर, तो उनको डीम्ड डिस्टिंक्ट मान लिया जाएगा, या फिर एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट मान लिया जाएगा। तो इस ढंग से ये चीजें यहां पर स्पेन आउट होने वाली है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट देखा रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। तो अगर उस रजिस्ट्रेशन के साथ जो पैन जुड़ा हुआ है वो अलग बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है तो वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। उसके बाद हमने बात करी कि रजिस्ट्रेशन किन किन चीज़ों में नहीं लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन किन चीज़ों में नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल के केस के अंदर, और थ्रेशहोल्ड लिमिट रीच ही नहीं हुई तो उन केसेस के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जहां जहां दो एंटिटीज अगर आपके रजिस्टर्ड हैं, सेम स्टेट के अंदर हो चाहे अलग स्टेट के अंदर हो, उनको डिस्टिंक्ट मान लिया जाएगा फॉर दिस पर्पस। यानी कि आप एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में अगर आप अपना कुछ भी गुड्स दे रहे हैं तो उस केस के अंदर उसको सप्लाई के अंदर मान लिया जाएगा, इवन इफ दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि गाइस ये शेड्यूल बात ही उन चीजों के बारे में करता है जो कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जा रही है इफ दे आर इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो गाइस ये थोड़ा सा आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था। अब इसी चीज को हम स्टडी मेथड से थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यही रेफरेंस दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, ओके, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। उसके बाद आता है कि अंडर जीएसटी लॉ अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। जिस भी स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर वहां पर एक्सीड करती है तो। ये यहां पर एग्जैक्टली कहा गया है, ओके। अब सिंस रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड, तो अगर सप्लायर ने किसी भी एक पे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और उस पैन के बेसिस पे जितनी भी जगह है वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, ये यहां पर कह दिया गया है,
ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स इन सिंपल टर्म्स। अब यहाँ पर सिर्फ हम डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने थोड़ा रजिस्ट्रेशन के साथ इसको लिंक करके देखा, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। सो गाइज यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशंस whether within the state UT or different state UTs are considered as distinct persons। यानी कि चाहे वो सेम स्टेट में हो चाहे वो अलग स्टेट में हो, अगर एक ही इंसान की सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं, यानी कि फैक्ट्री की उसकी अलग रजिस्ट्रेशन है एंड अपने वेयर हाउस की उसकी अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उनके बीच में भी अगर कुछ ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी सप्लाई के अंदर आ जाएगा, डीम डिस्टिंक्ट उनको मान लिया जाएगा। वे सच ए पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट यूटी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट यूटी, वो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आगे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उससे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई कैन सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये पॉइंट हो सकता है, बट बेयर विद मी, इस वीडियो के एंड से पहले पहले आपका ये पूरे डाउट, सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। डिफरेंट स्टेट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होना। ओके, दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसिडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। यानी कि जहाँ पर हमने बात की इन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर चलो डिस्टिंक्ट करने के लिए एक बीच में ये लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो सेम रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, या फिर सेम स्टेट के अंदर ही दो रजिस्ट्रेशंस हैं, या फिर एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है। इन सभी केसेस के अंदर उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट मान लिया जाएगा और वो सप्लाई के अंडर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, मोहन है, ही इज अ सीए, हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, उसका दिल्ली में ऑफिस है। ही हैज ऑल्सो ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसने एक रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में भी लिया हुआ है, तो मोहन जो होगा इसके ये दोनों ऑफिसेज डीम डिस्टिंक्ट मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बात हुई है रजिस्टर्ड वर्सेस रजिस्टर्ड की। ओके, आगे चलते हैं। अगर एक पर्सन है जिसने ऑब्टेन किया या फिर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, उसकी एक और एस्टेब्लिशमेंट है किसी और स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट भी डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर आ जाएगी। अब यहां पर बात आती है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है कि establishment of same entity shall be considered as establishment of distinct persons where a person has an establishment in India and any other establishment outside India। ये एक्सप्लेनेशन है ऊपर के ही पॉइंट्स की, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आता है कि उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है और दूसरी इंडिया के बाहर भी है, तब भी डिस्टिंक्ट मानी जाएगी। ओके, एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है किसी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर, और दूसरी उस यूटी या स्टेट से बाहर है, तो डीम्ड हो जाएगी। या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट और यूटी के अंदर है और जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम स्टेट या यूटी के अंदर है, जैसा कि मैंने यहां पर डिस्कस किया था। एक बार और देखते हैं हम इस चीज को कि यहां पर क्या बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एस्टेब्लिशमेंट नंबर 1 एंड दिस इज एस्टेब्लिशमेंट नंबर 2। ये इंडिया में है, ये फॉरेन में है, तो भी डिस्टिंक्ट। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये हरियाणा में है और ये उत्तराखंड में है, तो भी डिस्टिंक्ट। अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, थर्ड सिनेरियो यहां पर लेके आते हैं कि ये दोनों हरियाणा में है, तो भी गाइज ये डिस्टिंक्ट माना जाएगा। हर सिनेरियो को, हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, फोर्थ पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो, कि अगर ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है, स्टिल ये डिस्टिंक्ट माने जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है, ऋषभ एंटरप्राइज इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार, महाराष्ट्र। इट हैज ओपनड अ लिकर शॉप इन रायपुर, उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए गाइज कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉन टैक्सेबल, ठीक है। जीएसटी के परव्यू से ये बाहर है, और पहली चीज़ टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड है। तो यानी कि यहाँ पर दो चीज़ मिसमैच हो गई, ये हो गया रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड ये हो गया अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन उत्तराखंड।
तो गाइज ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन्स में आ जाएगी। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया था कि एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई, यानी कि एक वेयर हाउस से आप दूसरे वेयर हाउस में जा रहे हैं, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में ज़्यादा सेल नहीं हो रही थी, तो उस सारे सामान को उठा के आपने दूसरे ब्रांच में रख दिया जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा सेल वहाँ से होती है, तो वो चीज़ भी वहाँ पर आ जाएगी। किन किन केसेस के अंदर कि विल ऑल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम लीगल एंटिटी एज दीज आर ट्रांजेक्शंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, या फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इन दोनों के बीच में अगर ऐसा हो रहा है तो गाइस एक बात लेकिन इसी पॉइंट के अंदर ध्यान से देखने वाली आपके सामने ये आती है कि यहां पर बात हो रही है डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट GST रजिस्ट्रेशंस। तो अगर हम स्टॉक ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, ठीक है, हम पीछे की चीज़ों को आप भूल जाओ एक बार। नाउ वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट स्टॉक ट्रांसफर, कि आप एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर क्या होने वाला है। तो अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं तो ही उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, या फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के अंदर, ऊपर जो हमने डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बारे में बात की जितने भी चीज़ों के बारे में, तो अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ही उसको माना जाएगा। एक केस आपके सामने आने वाला है आगे, जिसके अंदर बात होगी कि सिंगल रजिस्ट्रेशन है और उस सिंगल रजिस्टर, फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस, एक ब्रांच ए एंड ब्रांच बी आर अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक ही GST रजिस्ट्रेशन के अंडर ये दोनों ब्रांच आती है और उनके बीच में हो रहा है स्टॉक ट्रांसफर। तो गाइज उस केस के अंदर क्या होने वाला है, उस केस के अंदर सिंपली इन दोनों पॉइंट से ये चीज़ बाहर है, इन दोनों चीज़ों में वो फॉल नहीं करती, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सप्लाई कब मानी जाएगी, स्टॉक ट्रांसफर के केस के अंदर। ध्यान से देखिए गाइज, सप्लाई कब मानी जाएगी स्टॉक ट्रांसफर के केस के अंदर, जब एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में जा रहे हैं और दोनों एंटिटीज के सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं, या फिर वो डीम्ड डिस्टिंक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उन दो केसेस के अंदर स्टॉक ट्रांसफर भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंडर दो ब्रांचेस हैं, उन दो ब्रांचेस के बीच में आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। रघुवीर फैब्रिक ट्रांसफर्स 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली वो ये चीज ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये दोनों सेपरेट रजिस्ट्रेशंस के अंदर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम्स ऑफ रघुवीर फैक्ट्रीज आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड ऑल्दो नो कंसिडरेशन चार्ज, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड हैं, अलग अलग स्टेट्स में जहां लोकेटेड है वहां वो रजिस्टर्ड है, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो गए। तो अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हैं तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर यही दिया गया है जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर एक ही रजिस्ट्रेशन के अंडर हैं तो क्या होने वाला है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट एज अ सप्लाई। ओके, अब एक पॉइंट आता है, छोटे छोटे दो मिसलेनियस से पॉइंट है यहां पर, जो कि बात करते हैं मोल्ड्स एंड डाइज ओन बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जा रहा है टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब गाइज यहां पर बात की जाए तो यहां पर हम डीम्ड वाला पॉइंट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि डीम्ड के अंदर क्या था कि एक ही इंसान था, उसकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन थी, या एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड थी, उनके बीच में कुछ ट्रांसफर हो रहा था। बट यहां जहां हम बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं OEM अलग है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अलग है, और जिसके पास भेजा जा रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वो अलग है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो उस केस के अंदर यहां पर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और कोई भी कंसिडरेशन नहीं है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्योंकि सप्लाई के लिए हमने बात की थी कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट कुछ केसेस थे जहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, उन केसेस के अंदर ये फॉल नहीं करता, तो ये सप्लाई नहीं होगा अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो गाइज वो तो पहले से ही बात है कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप को सप्लाई से बाहर रखा गया है। फिर यहाँ पर बात की गिफ्ट के बारे में, जो हमने बात की थी 50,000 रुपीज़ के अमाउंट की, 50,000 तक इट्स फाइन, 50,000 से ऊपर है तो वो सप्लाई के अंडर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है परक्विजिट्स अगर दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, तो वो भी सप्लाई के अंडर नहीं आने वाले, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होते हैं वो, और उसको सप्लाई नहीं माना जाता।
आगे आने वाला है प्रिंसिपल या एंड एजेंट वाला पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी की वीडियो में एक बार दोबारा से मैं आपके सामने इस चीज़ को पूरी चीज़ों को रख दूं। तो सबसे पहले गाइज हमने बात की परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस के बारे में, ठीक है। वो लैपटॉप वाला एग्जाम्पल भी लिया हमने कि लैपटॉप भी अगर आप ले रहे हैं, उस पर ITC ले चुके हैं और उसको फ्री में किसी को दे रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया कि उसके फर्म के नाम पे मैं लैपटॉप ले लेता हूँ तो मुझे ITC का फ़ायदा मिल सकता है, बट ये सरकार होने नहीं देगी ना। कैसे देखे सरकार मेरी खुशी? तो उन्होंने बोल दिया कि अगर वो अपने नाम पे लैपटॉप लेगा, ITC लेगा और फिर मुझे फ्री में देगा तो उसको सप्लाई ही मानेंगे। ओके, उसके बाद हमने बात की थी रेटेड पर्सन्स के बारे में, जो कि कुछ FR से रिलेटेड था, वही सेम से पॉइंट से, ठीक है। फिर हमने बात की डीम्ड डिस्टिंक्ट के बारे में। सबसे पहले उसमें पॉइंट आया रजिस्ट्रेशन का। फिर हमने डिस्कस किया कि रजिस्ट्रेशन का पॉइंट क्यों था, कि हमें देखना था कि सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशंस हैं या अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशंस हैं, या एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, या फिर बहुत सारी एंटिटीज़ एक ही रजिस्ट्रेशन के अंडर आती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से डिटरमाइन होने वाला था हमारा डीम्ड सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो सबसे पहले उसके अंदर डीम्ड डिस्टिंक्ट को दोबारा डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी है और दूसरी भी रजिस्टर्ड एंटिटी है अलग अलग स्टेट्स में। सेकंड पॉइंट हमारे पास आया कि दो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं सेम स्टेट में। फिर हमारे पास पॉइंट आया एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है। फिर हमारे पास पॉइंट आया, ये सब बात हो रही थी सेल के गुड्स ट्रांसफर के बारे में, चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं बिना कंसिडरेशंस के। लास्ट में एक अलग सा पॉइंट हमने क्या देखा था, वो ये देखा था कि अगर सेम रजिस्ट्रेशन के अंडर दो ब्रांच आती है, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2, इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस के अंदर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। इस एक्सेप्शनल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है गाइज। बाकी चीजें तो आप समझ सकते हैं कि सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशंस हैं तब भी डीम्ड डिस्टिंक्ट, अलग अलग स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली डीम्ड डिस्टिंक्ट, एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली डीम्ड डिस्टिंक्ट। बट एक पॉइंट थोड़ा अलग आता है कि ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच सेम रजिस्ट्रेशन के अंडर, तो उस केस के अंदर अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, यानी कंडीशन क्या क्या है, ब्रांचेस एक रजिस्ट्रेशन के अंडर, यानी कि सबसे पहले ब्रांचेस हैं अलग अलग, रजिस्ट्रेशन उनका एक है और स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। अगर आप इस चीज को अच्छे से याद रख पाएंगे तो आपके लिए बाकी सारे पॉइंट्स को याद रख पाना काफी इजी हो जाएगा। फिर हमने देखा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में, और इस वीडियो में गाइज इतना ही। काफी सारे एग्जांपल भी देख लिए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।